परफेक्ट। तो ये वीडियो भी मैं 4 दिसंबर के हिसाब से बना रहा हूं और 4 दिसंबर 2020 के डेटा के हिसाब से मैं अपडेट कर रहा हूं। ये सेक्टर रोटेशंस पर है। तो कई लोग ये बोलते हैं मैं सेक्टर कैसे चूज करूं, तो वो मैं काफी डिटेल में समझाने वाला हूं इसमें। इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले हमने एक टाइम पे 2012 में अगर इनफैक्ट जो हम वेबिनार भी करते हैं तो कई बार हमने ये बताया होगा कि हमने 29 जून 2012 को तब बाय किया था, तब हमने इक्वल बाय किया था निफ्टी 20, निफ्टी जूनियर, बैंक 20, इंफ्रा 20। अब क्वेश्चन ये है कि हमने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि हमको बैंक निफ्टी और इंफ्रा भी बाय करना चाहिए। जूनियर निफ्टी हमने बाय किया 29 जून 2012 को। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया कि जूनियर निफ्टी कैसे पता करते हैं सस्ता है। तो उस दिन उसकी अर्निंग भी लो थी और उसकी पी रेशो भी निफ्टी की पी रेशो के हिसाब से कम चल रही थी, और क्योंकि निफ्टी की पी रेशो के हिसाब से कम चल रही थी इसलिए हमने जूनियर निफ्टी लिया था। लेकिन हमने 29 जून 2012 को हमने बैंक निफ्टी क्यों ले लिया था? तो पहले तो हमने क्या सोचा होगा, जून 2012 तक इकोनॉमी वापस स्लो हो गई थी, इंटरेस्ट रेट नीचे जाने के बाद हमको लगा, या इंटरेस्ट रेट नीचे होना स्टार्ट हुए तब हमने बोला एक नई साइकिल स्टार्ट हुई। तो हमारा इंटरेस्ट उस टाइम पे बैंकिंग सेक्टर में था क्योंकि फेज 1 में था, तो हमने बैंक के बारे में सोचा। अब बैंक को उस टाइम हमने 29 जून को क्या देखा था ऑन इन 2012, वो एक बार देखते हैं। फिर हमने बीच में एनर्जी खरीदने की बात करी जो आपके शायद रिकॉर्डेड उसमें होगा। फिर हमने आईटी सेक्टर के बारे में बहुत बात करी, रिफ्रेशर सेशन में भी किया, उससे पहले 2-3 साल जब भी हमने किए सेशंस तो हमने आईटी सेक्टर के बारे में बहुत बात करी। आपके जो इंडिविजुअल स्टॉक्स थे उस पर हम टीसीएस, इन्फोसिस, इन सब की बात कर रहे होंगे। तो जब आप इंडिविजुअल स्टॉक करेंगे तो आपको वहां पे वो बात होगी। तो मैंने ये बैंक निफ्टी का क्यों लिया, इंफ्रा क्यों लिया, बीच में फिर एनर्जी पे क्यों चेंज हुए, आए हम एनर्जी में एक्स्ट्रा ऐड होके, फिर हम आईटी में क्यों आए, एक एक करके सब देखते हैं और फिर देखते हैं आज इन सेक्टर्स का क्या चल रहा है और आज कौन से सेक्टर्स रिलेटिवली चीप हैं। तो 29 जून 2012 को मैंने क्या किया था, बैंक निफ्टी में भी पी और अर्निंग एनालिसिस किया। तो अगर आप देखते हैं तो बैंक निफ्टी की पी रेशियो 29 जून को 14.13 चल रही थी और उसकी अर्निंग 731 चल रही थी। तो अब मैं ये मान रहा था कि अर्निंग ठीक ठाक चल रही है, एवरेज चल रही है। कैसे मान रहा था, 2007 से 2012 कितने साल हो गए, 5 साल। 5 साल में अर्निंग ग्रोथ कितनी हुई है, इक्वल टू रेट, नंबर ऑफ पीरियड्स 5, पीएमटी 0, स्टार्टिंग वैल्यू वाज 389, अर्निंग्स 389 थी और अब वो अर्निंग हो गई थी 731। तो मैंने बोला ये 5 साल हो गए और 5 साल में ये अर्निंग जो है वो इतनी बड़ी है। तो इसकी जो ग्रोथ रेट चल रही थी वो 13% चल रही थी। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा लो चल रही थी, बट एवरेज चल रही थी। तो मैं ये बोल रहा था कि जो अर्निंग है वो तो एवरेज चल रही है। फिर बात आई कि पी रेशियो का क्या होगा। अब पी रेशियो हमने देखा है कि जब बहुत लो जाती है तो क्राइसिस में 6 के आसपास भी गई है, लो 6 के आसपास भी गई है, और हाई में वो 30, 31, 32 के आसपास भी गई है। इनफैक्ट बीच में तो ये 50 भी चले गई थी। तो अब कई लोग क्या बोलते हैं, जो कंफ्यूजन हो सकता है कि बैंक निफ्टी की एवरेज क्या है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे पता करें कि बैंक निफ्टी की एवरेज क्या है। तो उसके लिए मैं अपना स्क्रीन चेंज कर रहा हूं और आपके पास एक फ्लिप डेटा शीट आया है ईमेल में जिसमें हमने सेक्टर्स की लोएस्ट और हाईएस्ट पी रेशियो बताई है। अब मैं सबसे पहले बैंक निफ्टी में जाता हूं, लेट अस सी। तो ये बैंक निफ्टी का डेटा मैं ओपन कर रहा हूं। तो स्क्रीन पे अब आपका बैंक निफ्टी का डेटा दिखना स्टार्ट होगा। ये पी रेशियो दी हुई है मैंने 2000 से, तो कभी लो कभी हाई ये सब दिखाया है। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपकी शीट पे ही हमने ग्राफ भी बनाया हुआ है। तो ग्राफ पे देख रहा हूं 2008 का जो ये यूफोरिया था, 2008 का, यानी कि जनवरी 2008, उस टाइम पे पी रेशियो कितनी गई थी, ये 26 वगैरह के आसपास भी पी रेशियो हमारी चली गई थी। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे पी रेशियो 30 वगैरह के आसपास भी आ गई थी, और यहाँ पे तो पी रेशियो 59 भी हो गई। अब पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 60 वाले पी रेशियो को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। 60 को मैं क्यों इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये पता किया ये 60 की पी रेशियो एक फॉल्स इंप्रेशन है कि पी 60 हो गई थी। एक्चुअली पी 60 नहीं हुई थी। ये ईयर देख लीजिए, ईयर क्या दिखा रहा है, 2019। इधर कौन सा ईयर दिखा रहा है, 2018। तो यहाँ पर अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो आपको पता लगेगा कि बैंक निफ्टी की अर्निंग्स फ्रॉम 962 गिर के अचानक से 18-19 में कितनी आ गई थी, 507, 796। तो पी बाय ई में ऐसा नहीं था कि प्राइस ज्यादा बढ़ा था, ऐसा था कि अर्निंग गिर गई थी, उसके वजह से पी ज्यादा दिख रही थी। तो ये 65 जो है वो एक्चुअली पी रेशो पहुंची नहीं थी, वो अर्निंग गिरने की वजह से पी रेशो आपको हाई दिख रही है।
तो मैंने वो 65 वाले को इग्नोर कर दिया। फिर मैंने बोला भाई लोएस्ट जो है वो कितनी गई थी, फिर से अपने स्क्रीन पे जाते हैं, लोएस्ट यहाँ पे 6 के आसपास भी आ गई थी। तो ये 6, 7, 7, 8 जो भी आप बोल सकते हैं कि 6, 7 के पास आई, और हाईएस्ट जो है वो आपकी 26, 27 भी चले गई। अब एक तरीका है कि हम यहाँ पे इसकी एवरेज निकालें, तो वो एवरेज का एक तरीका है, बहुत अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैं 2-3 चीजें बात कर रहा हूं। एक है कि हम ये बोले 6 ऑन द हायर साइड थी, लोअर साइड सॉरी, और या 7 ऑन द लोअर साइड, और 26, 27 ऑन द हायर साइड। तो मैंने बोला ये 34 चल रही थी, 34 डिवाइडेड बाय 2 करता हूं तो एवरेज 17 आनी चाहिए। बट ये भी याद रखिए 17 तब एवरेज थी जब बैंक के इंटरेस्ट रेट हाई होते थे। अब क्योंकि बैंक के इंटरेस्ट रेट गिर गए हैं तो हर एक चीज की पी रेशो ज्यादा हो गई है, तो ये 17 का 18 के आसपास हो गया होगा, तो या 18, 19, 20, 21 के आसपास हो गया होगा। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि आज जब मैं इसका चार्ट देखता हूं, मैं इसका जब चार्ट देखता हूं तो मैं बड़े आराम से बोल सकता हूं कि ये आराम से 18, 19, 20 तो इसका एवरेज है ही। कई लोग मान सकते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिर गए हैं तो वो जो 17 था उसमें +5 कर दिया जैसे हमने निफ्टी में किया था, तो हो सकता है वो 23 होना चाहिए, बट 22 होना चाहिए। बट मैं बोल रहा हूं कुछ नहीं तो 20 के आसपास तो मैं मान रहा था। तो मैं 2020 में सॉरी 2012 में इंटरेस्ट रेट्स जो थे नॉर्मल चल रहे थे, तो मैं मान रहा था कि इसकी एवरेज पी रेशियो 2012 में होनी चाहिए थी करीब 18 के आसपास, और अर्निंग इसकी एवरेज ही चल रही थी, कितनी चल रही थी 731। तो मैं ये अज्यूम कर रहा था कि अगर अर्निंग 731 चल रही है आज जो नॉर्मल ग्रोथ है, तो पी भी नॉर्मल होनी चाहिए थी, 18 होनी चाहिए थी, और दोनों मिला के इसका प्राइस होना चाहिए था 18 पी रेशियो इनटू अर्निंग्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा तो प्राइस होना चाहिए था 13,158 का, जबकि मार्केट में बैंक निफ्टी का रेट चल रहा था 10,340 का। इसलिए मैंने ये पता किया। तो मैं कब लूंगा कोई सेक्टर, जब मेरे को पता लगेगा उसकी पी और अर्निंग दोनों लो है। बट बैंक निफ्टी में अर्निंग लो नहीं थी लेकिन पी लो हो गई थी, तो इसलिए हमने डिसाइड किया था कि उस टाइम पे हमको लग रहा था बैंक निफ्टी की फेयर वैल्यू 13,000 के आसपास होनी चाहिए, वो 10,000 चल रहा था, इसलिए हमने बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट किया था। और आप तब से देख भी सकते हैं बैंक निफ्टी 2012 में चल रहा था 10,000 पे और आज चल रहा है 30,000 पे, तो ये 3 गुना बढ़ गया है। जबकि निफ्टी इसी पीरियड में, निफ्टी अगर हम देखेंगे उसी पीरियड में 5,200 से 13,000 हुआ है, तो निफ्टी डबल से थोड़ा ज्यादा हुआ है, जबकि बैंक निफ्टी 3 गुना बढ़ गया है क्योंकि उस टाइम पे उसकी पी रेशियो लो चल रही थी। तो पहले तो मैंने ये बताया बैंक निफ्टी उस टाइम पे मेरे को क्यों सस्ता लगता था जून 2012 में। अब देखते हैं आज मैं क्या सोचता हूं। आज अगर मैं अर्निंग देख रहा हूं तो वापस अर्निंग डिप हुई थी 962 से गिर के 507, अब वापस कितनी आ गई है 1055। तो मैं बोल रहा हूं अर्निंग तो ठीक ठाक ही चल रही है, तो मान लेते हैं अर्निंग ठीक ठाक हो गई है, तो अर्निंग बोलते हैं 1055। और पी रेशियो एवरेज कितनी होनी चाहिए थी, एवरेज पी रेशियो आज अगर मैं देखूं तो हम बोल रहे थे एवरेज कितनी होती है 18, 17, 18। अगर आप उसमें एक्स्ट्रा भी ऐड कर दें बिकॉज इंटरेस्ट रेट सब नीचे हो गए हैं तो 20, 21 की हो जाएगी। तो 21, 22 की पी रेशियो भी अगर मैं ले लेता हूं, अगर हायर साइड भी ले लेता हूं, तो भी मेरे को लगता है आज इसकी फेयर वैल्यू 1055 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 22,000 के आसपास आती है, 23,000, जबकि वैल्यू कितनी चल रही है 30,000। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा इसका मतलब बैंक निफ्टी गिरेगा, क्योंकि हो सकता है इसकी अर्निंग ग्रोथ रेट अगले कुछ साल जब एनपीए का मैच ठीक हो तो ज्यादा तेजी से बढ़े। लेकिन आज बैंक निफ्टी नो ब्रेनर नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं, हम ये नहीं बोल रहे कि बैंक निफ्टी गिरेगा, बट वो नो ब्रेनर एक्टिविटी नहीं है। तो मैं बोल रहा हूं बैंक निफ्टी लेने से अच्छा मैं निफ्टी ले लेता हूं, क्योंकि मेरे को ऐसा कोई ह्यूमंगस डिस्काउंट नहीं दिख रहा। हाँ, हो सकता है हम कहां गलत हो जाए कि अर्निंग इतनी तेजी से बढ़े बैंक निफ्टी की कि प्राइस भी तेजी से बढ़ते जाए, हम बोलेंगे कोई बात नहीं, हमको वो समझ नहीं पड़ रहा था। अच्छा, तो मैंने ये बताया जून 2012 को 29 जून को हमने बैंक निफ्टी क्यों बोला। पिछली वीडियो मैंने बताया था निफ्टी और जून निफ्टी में हमने क्यों खरीदने की बात करी, इंफ्रा की भी बात करी थी, वो थोड़ी देर में बात करते हैं। उसके बाद में हमने बीच में एनर्जी बोलना स्टार्ट किया 15-16 में। तो आप देखिए 15-16 में मैंने एनर्जी कैसे बोलना स्टार्ट किया। पहले तो मैंने ये देखा 691 से 2015-16, 15 में खासतौर पे, या 16 का जनवरी फरवरी भी होता तो भी कम थी, ये दिसंबर 2016 है। तो 2016 के अगर आप जैन फेब में देखते तो दिस वाज वेरी क्लोज टू 4 दिसंबर 2015। तो मैंने पहले तो देखा कि 691 से अर्निंग कितनी होगी 663, तो मेरे को लगा पहले तो अर्निंग ग्रोथ क्या हो गई है कम, और पी रेशियो कितनी हो गई थी एनर्जी सेक्टर की 12.31।
आप ये याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि 12 हॉरिबली चीप है, क्योंकि हर सेक्टर की हाई और लो अलग हो सकती है, क्योंकि एनर्जी में केपेक्स करना होता है। क्योंकि एनर्जी में केपेक्स करना होता है, तो अगर निफ्टी की एवरेज जो है वो 24 होती है, तो जनरली एनर्जी में लोग थोड़ा सा कम प्रीमियम पे करेंगे, क्योंकि केपेक्स करना होता है। एफएमसीजी कंपनीज में जहां पे फ्री कैश फ्लो बहुत हाई होता है, ये सब आप बातें फ्री कैश फ्लो वगैरह इंडिविजुअल स्टॉक के सेक्शन में जब जाएंगे तो आप सीखेंगे, जहां पे केपेक्स बहुत ज्यादा नहीं होता, ग्रोथ हो रही होती है, तो वहां पे हो सकता है लोग प्रीमियम पे करें। तो आप देखते हैं एनर्जी का हाई और लो कितना था। तो वापस मैं आपकी शीट पे जा रहा हूं, जो आपको शीट मिली है ईमेल में, और यहां पे मैं एनर्जी सेक्टर का ग्राफ खोलता हूं। एनर्जी सेक्टर का भी हमने आपको हाई और लो दिया हुआ है। तो यहां पर दिख रहा है कि हाई जो गया था वो गया था ये इधर समवेयर अराउंड 18-19 के आसपास ऊपर गया था, और जो लो गया है वो 9-10 के आसपास गया है। तो अगर मैं 10 को लो मान लूं, 18 को हाई मान लूं, तो 10 प्लस, अगर मैं 10 प्लस 19 करता हूं, तो वापस एक्सेल शीट में चले जाते हैं, तो मैं देख रहा हूं एनर्जी की एवरेज क्या होनी चाहिए। अगर कोई बहुत हाई होती बीच में पी रेशियो, तो हम क्या चेक करते, ये पी रेशियो को कंसिडर करना चाहिए क्या, जैसे बैंक निफ्टी में था। हमने क्यों कंसिडर नहीं किया बैंक निफ्टी में 60 की पी रेशियो को, क्योंकि उस टाइम पे अर्निंग गिर गई थी, इसलिए पी ज्यादा हो गई थी। तो हमने ये देखा कि मोर और लेस ये 18 और 10 के आसपास ही रहता है। तो अब 18 और 10 के हिसाब से अगर मैं करूं, तो मैं क्या मान रहा हूं, 10 ऑन द लोअर साइड प्लस एनर्जी में 18-19 ऑन द हायर साइड, तो ये 28 हो गया, डिवाइडेड बाय मैं 2 कर दूं, अगर एवरेज निकाल लूं, तो ये कितना हो गया, करीब करीब 14 हो गया। अब मैं यहां पे ये देख रहा था 2015 में कि पी रेशियो भी 14 से कम थी, मतलब एवरेज से कम थी, और अर्निंग भी 691 713 से गिर के कितनी आ गई थी, 663 आ गई थी। तो हम ये बोल रहे थे अर्निंग भी लो हो गई है, पी भी लो हो गई है। इसलिए 15 और 16 के पीरियड में हमने एनर्जी के बारे में बहुत बात करना स्टार्ट किया, और आप देख सकते हैं एनर्जी 8171 से 16900 हो गया, डबल से भी हल्का सा ज्यादा। जबकि निफ्टी इसी पीरियड में अगर दिसंबर 2015 से देखते हैं, तो वो डबल नहीं हुआ है, तो वो डबल से क्या रह गया पीछे, क्योंकि उस टाइम पे हमको एनर्जी भी सस्ता लगता था। उसी तरीके से हमने बीच में आईटी की भी बात करना स्टार्ट करी। आईटी हमने 2017-16 में क्यों बात करना स्टार्ट करी, 17-18 में, तो वापस देखिए 656 से 633। तो पहले तो मेरे को दिखा कि अर्निंग थोड़ी सी स्लो हो गई है, क्योंकि बहुत कंसर्न था ट्रम्प का, वीजा का क्या होगा, और लोग बोलते थे सैचुरेशन आ गया है, तो एक तो अर्निंग हल्की सी कम हो गई। फिर और ये आप इंडिविजुअल स्टॉक जब सीखेंगे तो मैं उसमें टीसीएस की बात करवाऊंगा, तो वहां पे भी इसको रिलेट करिएगा। तो अर्निंग कम हो गई, और साथ में पी कितनी चल रही थी, 17। तो आप देख लेते हैं एवरेज पी कितनी होनी चाहिए। तो अब यहां जाते हैं और सीएनएक्स आईटी की शीट निकालते हैं। तो सीएनएक्स आईटी का अगर हम डेटा देखें, तो हमें कुछ दिखना चाहिए कि हाई और लो कितना है, वो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा। अब एक हाई तो 400 की पी रेशियो भी चली गई थी, बट ये कंसिडर क्यों नहीं करना, ये वो डॉट कॉम बबल है, तो उसको भूल जाइए डॉट कॉम बबल को। फिर अगर आप यहां देखें डॉट कॉम बबल के बाद 2005 2006, तभी ये 44 45 पे भी गई हुई है। तो हियर इट इज 45 47 भी दिख रही है, 50 भी दिखेगी शायद अगर हम पीछे चले जाएं कहीं पे, तो ये 50 51 भी दिख रही है। और लोएस्ट अगर मैं देखूं यहां पर आके, इसको छोड़ देते हैं कि ये एक मेरे ख्याल से वो जो ग्रीन कलर की ये शीट है उसका आ रहा है, हमको ब्लू कलर वाला चाहिए। तो यहां मैं लो देखूं, ये ग्रीन वाला जो देख रहे हैं वो आप अलग है, वो डेटा प्राइस बाय बुक वैल्यू का होगा। तो जो ब्लू कलर का डेटा है हमारा, वो यहां पे हमको दिखेगा 10-11 के आसपास गया था, लोअर 10 पे। अगर मैं इसको इग्नोर भी कर देता हूं ये 400 को, तो हाईएस्ट 50 के आसपास भी गया। अगर मैं 50 को भी इग्नोर कर देता हूं और मैं यहां वाला डेटा देखता हूं, तो यहां वाले डेटा में भी 27-28 तो गया ही है। तो अगर मेरे जैसे लोग ये सोच रहे थे 2017 में कि अगर मैं आईटी को लो 10 पे भी मान लूं और हाई 28 पे भी मान लूं, जबकि शायद मेरे को हाई 44-45 लेना चाहिए था, बट अगर मैं 28 पे भी मान लूं तो 38 हो गया, और 38 डिवाइडेड बाय मैं 2 करता हूं तो ये कितना हो गया, 19 हो गया। और अगर तो मैं लोअर को 10 मानता हूं और ऊपर वाले को 40 में मान लेता हूं, तो एवरेज जो है मेरा 25 आ जाएगा। तो मैं ये बोल रहा था 25 ना भी हो, 19 तो मेरे को ले ही सकता हूं एवरेज। अब अगर मैं 19 एवरेज ले रहा था तो मुझे क्या दिख रहा था, एक तो पी रेशियो 19 से एवरेज से क्या चल रही थी, नीचे, और अर्निंग ग्रोथ रेट भी 656 से कहां आ गई थी, नीचे।
तो अर्निंग और पी दोनों नीचे आ रही थी, इसलिए हमने आईटी सेक्टर की भी बात करी उस टाइम खरीदने की। अच्छा, अब एक और दो सेक्टर के बारे में बात करते हैं जो आज भी हमको शायद सस्ते दिखते हैं, और आज भी हमको वो सस्ते दिखते हैं, और थोड़ा बहुत एनर्जी हो सकता है आज आप सस्ता देखें, क्योंकि एनर्जी 1206 से कहां आ गया, 1007 अर्निंग्स। लेकिन अगर मैं मानूं कि पी रेशियो एवरेज हो जाए, एवरेज कितनी थी इसकी, 10 ऑन द लोअर साइड, 18 ऑन द हायर साइड, तो 14 एवरेज थी, तो इसकी एवरेज 14 थी। तो मैं ये बोल रहा हूं अगर ये 14 हो जाए और अर्निंग 1206 से जो आज गिर के 1007 है वो 1206 हो भी जाए, तो दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूं तो आज 14 इंटू 1206 भी होती तो भी इसका प्राइस 16,884 होता, और प्राइस कितना चल रहा है 16,923। तो आज मेरे को, मैं ऐसा नहीं बोल रहा एनर्जी भी महंगा है, बट मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा हमको डिस्काउंट मिल रहा है, इसलिए शायद एनर्जी पे हम इतना फोकस नहीं कर रहे। जो हमारा आईटी इंडेक्स है उसमें भी अर्निंग ग्रोथ रेट थोड़ी स्लो चल रही है, 742 की 742, लेकिन पी रेशियो अपने एवरेज से कहां चल रही है, ऊपर चल रही है, तो मैंने बोला उसमें भी मेरा बहुत ज्यादा ध्यान शायद नहीं है। अब मैं दिखा रहा हूं इंफ्रा और मेटल आज की डेट में। तो आज अगर हम इंफ्रा और मेटल देखेंगे तो हमको कुछ दिखने को मिलेगा। तो पहले इस वीडियो में इंफ्रा के ऊपर बात करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम मेटल के ऊपर कि आज मेटल में क्या लगता है। तो एक आज इंफ्रा क्यों सस्ता लगता है उस पर डिस्कशन हो सकता है, और एक जो हमसे शायद अब हम पीछे देखें तो गलती हो गई, हमने 29 जून, ये वाली शीट ओपन करते हैं वापस, 29 जून 2012 में हमने जब सबको बोला था बाय करने के लिए, तो हमने निफ्टी जूनियर भी बोला था, बैंक 20 भी बोला था, इंफ्रा 20 भी और निफ्टी 20। निफ्टी 20 उस पीरियड में डबल से ज्यादा हो गया, जूनियर निफ्टी 3 गुना से ज्यादा हो गया, बैंक निफ्टी भी 3 गुना से ज्यादा हो गया, बट इंफ्रा में ऐसा नहीं हुआ। तो इंफ्रा में क्या गड़बड़ हो गई, हमने क्या सोच के बाय किया था वो देखते हैं। हमने इंफ्रा में ये सोच के बाय किया था 2012 में कि अर्निंग्स जो है वो 135 से 131, तो ये चल रही थी, और पी रेशियो कितनी चल रही थी, 18 चल रही थी। तो मैंने उस टाइम पे एवरेज पी रेशियो देखी होगी, तो एवरेज पी रेशियो देखते हैं, इंफ्रा ढूंढते हैं हम यहां पे अपने शीट में, CNX इंफ्रा, हियर इट इज CNX इंफ्रा। अगर हम देखें तो इसकी हाई और लो पी रेशियो कितनी होती है वो देखने की कोशिश करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। या तो CNX इंफ्रा यहां पे जब खुलेगा तो हमको यहां पे डेटा दिखता है कि ये 2007 में कितने पे गया था, ये जा रहा था करीब करीब आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 44-45, तो ये 44-45 के आसपास भी गया था ये वाले पीरियड में। अच्छा, फिर लो कितना गया था, लो ये गया था 60, इनफैक्ट हमको शायद ये एक 17 दिख रहा है, 16 दिख रहा है। यहां पर भी देखें लो कितना गया था, तो यहां पर भी 15 के आसपास गया था। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि हाईएस्ट 45 और लोएस्ट 14। तो अब मैं 1 मिनट चाहता हूं, पॉज लीजिए और सोचिए कि मैंने ये क्यों बोला कि ये 40-45 हाईएस्ट है, 13-14 लोएस्ट है, और ये वाले को तो मैंने काउंट ही नहीं किया। यहां पे जो आ रहा है हमारा 75, सोचिए इसको काउंट क्यों नहीं किया। ये चेक करना चाहिए ये पी हाई थी या अर्निंग गिरने की वजह से पी हाई दिख रही थी। तो अब मैं वापस जा रहा हूं हमारे इंफ्रा के डेटा में, और इंफ्रा के डेटा में अगर आप देखेंगे तो हम यहां पर देखेंगे कि इंफ्रा के डेटा में हमको दिखना चाहिए कि ये जो अर्निंग्स थी वो यहाँ पे 136 से गिर के 17-18 में इंफ्रा में 55 और 89 हो गई थी। तो अर्निंग एकदम जबरदस्त ड्रॉप आया था, उसके से पी ज्यादा दिख रही थी। तो अब मेरे केस में उस टाइम पे मैं ये सोच रहा था कि एवरेज मेरी शायद वो हाईएस्ट वाली तो मैंने काउंट नहीं करी, बीच में काउंट कर लेते हैं। और कितना काउंट करते हैं, हाईएस्ट मान लेते हैं 40 भी चले गई, 44 चले गई थी, 40 भी चले जाते हैं। लोएस्ट अगर मैं 13 भी मान लेता हूं तो इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो 53 डिवाइडेड बाय 2 करता हूं तो 26-24 के आसपास, अगर मैं 40 भी मान लेता हूं तो 24-25 के आसपास एवरेज होनी चाहिए थी। अब मैं ये मान रहा था उस दिन कि अर्निंग भी लो चल रही है 135 से 131, और पी रेशियो भी जो 24, 25, 26 की एवरेज होती है वो शायद 18 पे चल रही थी। तो मुझे लग रहा था बहुत सस्ता है, और मेरे ख्याल से सस्ता भी था, लेकिन प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा, ये 2415 पे हमने बाय किया था इंफ्रा, और आज इंफ्रा 3565 पे चल रहा है।
तो अगर आप देखेंगे निफ्टी से हल्का सा पीछे ही रह गया है, ये निफ्टी तो डबल से भी ज्यादा हो गया है, ये डबल भी नहीं हुआ है। तो गड़बड़ क्या हुई है, बहुत सालों में अर्निंग ग्रोथ बढ़ी ही नहीं। तो मेरे ख्याल से ये दोनों गवर्नमेंट्स का रिपोर्ट कार्ड है एक तरीके से, जो आपको बताता है कि इंफ्रा में कोई काम ही नहीं हो पाया। 131 की अर्निंग 2010 में भी जाते तो 116 की अर्निंग, वो आज भी डेटा देखेंगे तो 74 की अर्निंग हो गई है। लेकिन आज मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या आज सेल कर देना चाहिए आज इंफ्रा 20 क्योंकि बड़ा नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं सोच रहा। मैं सोच रहा हूं कि ये जो 133, 140, 150 की अर्निंग थी वो तो कभी ना कभी आई जाएगी। तो अगर मैं 150 की अर्निंग भी मान लेता हूं और पी रेशो नॉर्मल आ जाती है, और नॉर्मल आके अगर पी रेशो 24-25 पे भी आ जाती है, तो अगर 24 इंटू 150 करता हूं मैं, तो उसके हिसाब से प्राइस जो आता है वो 3600 के आसपास आता है। और एवरेज वैसे कि देखा जाए तो एवरेज कितनी है 26.5, तो इधर 26.5 करके करता हूं तो कितना हो जाता है 3975। तो हमको ऐसा लगता है कि चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि इंफ्रा थोड़ा सा सस्ता है। इंफ्रा की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम क्या है, इंफ्रा में आगे बढ़ने के लिए केपेक्स करना पड़ता है। एक बड़ा प्रोजेक्ट बीच में अटक जाए तो सालों साल अटक जाता है, तो कंपनीज के सारी रेवेन्यूज की गड़बड़ हो जाती है। तो ये प्रोटेस्ट अगर हो जाए लैंड के लिए कुछ भी, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट इन जनरल मैं तो ये भी नहीं मानता कि इंफ्रा की अर्निंग 150 होगी। मैं तो ये मानता हूं जब इंफ्रा चलना स्टार्ट होगा तो अर्निंग 150 से भी क्या हो चुकी होगी, बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ गई होगी। क्योंकि 152 150 तो कब चल रही थी 2014 में। तो यहाँ पे 150 बोलना भी गलत है। 150 से भी नॉर्मल ग्रोथ हो गई तो 15% बढ़ गई, और अगर वो 15% बढ़ गई 170 180 की हुई, तो 180 की अर्निंग अगर हो गई एक दो साल में कभी भी, और पी 26.5 हो गई, तो ये 4770 का प्राइस आ जाएगा। तो इंफ्रा हमको थोड़ा सा लगता है रिलेटिवली चीप है। अब क्या करते हैं, एक और अब समझते हैं मेटल का हम क्या करें। तो मेटल में मैं क्या करूंगा, ये मैंने डेटा डाला हुआ है, तो प्राइस और पी रेशियो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, सब चीजों का डेटा आएगा, फिर डिस्कस करेंगे। बट मैं चाहता हूं आप यहाँ पे 1 मिनट के लिए पॉज करिए, और पॉज करके मेटल का एनालिसिस आज की डेट का खुद करिए। तो पहले आज का आप क्या करेंगे, प्राइस लिखेंगे 4 दिसंबर सबका, फिर पी रेशियो लिखेंगे, फिर उसकी अर्निंग एनालिसिस करेंगे, फिर यहां पे मेटल का आप क्या देखेंगे, हमारा एवरेज पी क्या होता है। तो यहां पे मैं दिखा देता हूं, सीएनएक्स मेटल में जाएंगे, एवरेज पी देखेंगे, और एवरेज पी देख के आप ये कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि आज मेटल सस्ता है या नहीं सस्ता है। हाँ, मेटल की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। मेटल की क्या प्रॉब्लम है, जैसे जब आप इंडिविजुअल स्टॉक्स करेंगे तो आपको दिखेगा, हमने आपके उस टाइम पे 16-17 में जब आप बात कर रहे थे तो हमने टीसीएस की बात की, इट हैज डन वेरी वेल। हमने भारतीय एयरटेल की बात की, इट हैज डन वेरी वेल। हमने बोला आईटीसी अच्छा बहुत है लेकिन थोड़ा सा महंगा है। आज हमको आईटीसी अच्छा भी लगता है, सस्ता भी लगता है। ओएनजीसी में हम बहुत गलत हुए हैं। ओएनजीसी भी कमोडिटी है, तो कमोडिटी में हम ओएनजीसी सेल नहीं कर रहे अभी भी। बट गलत क्या होते हैं कमोडिटी में, कमोडिटी का अगर प्राइस गिरता है तो कंपनी अपने आप प्राइस ऊपर नहीं कर सकती। ये सब चीजें आप इंडिविजुअल स्टॉक्स का जब सेक्शन आएगा उसमें सीखेंगे। तो मेटल में भी ये होता है, ऐसा नहीं है जैसे समझिए मैं मैगी बनाता हूं, अगर किसी ने मैगी का रेट, नूडल्स का रेट कम किया, तो मैगी को रेट कम करने की जरूरत नहीं है, मैगी बोलेगी हम तो इतने का ही बेचेंगे। लेकिन अगर ऑयल का प्राइस गिरता है तो ओएनजीसी कुछ नहीं कर सकता, उसको प्राइस गिराना ही पड़ता है। अगर समझे एल्यूमिनियम का प्राइस गिरता है तो कंपनी को भी प्राइस गिराना पड़ता है, आपके पास प्राइसिंग पावर नहीं होती। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके वजह से कई बार लोग मेटल के ऊपर ज्यादा प्रीमियम पे नहीं करते। तो जैसे मैंने बोला, टेक अ ब्रेक, पॉज कर सकते हैं वीडियो को, और वीडियो को पॉज करके आपको यह सोचना है कि आज मेटल की सिचुएशन क्या है, और उसके हिसाब से आप मेटल में आज क्या करते हैं। और तब तक मैं ये डेटा एंटर करूंगा और फिर इसको अपडेट करेंगे इसी वीडियो को, इसी के अंदर। तो टेक योर टाइम एंड थिंक अबाउट मेटल, पूरी कैलकुलेशन करिए और उसके बाद वीडियो देखिए ताकि आप अपना भी व्यू बना सके। परफेक्ट। तो अब मैं मान रहा हूं आपने जब डेटा लिखा होगा तो ये डेटा है 4 दिसंबर का, ये प्राइस लिख दिया है, पी रेशियो लिख दी, और यहां पर हमको अर्निंग एनालिसिस कुछ मिल रहा है। तो पहले तो मेरे को क्या दिखता है आज मेटल में, 281 से अर्निंग गिर के कितनी हो गई है, 281 से गिर के 183 हो गई है। तो एक प्रॉब्लम है, बिकॉज कमोडिटी की डिमांड कम हो गई होगी जब लॉकडाउन वगैरह हुए होंगे दुनिया में। तो ये अर्निंग थोड़ी सी एकदम तेजी से नीचे आ गई है। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अर्निंग तो वापस 281 हो ही जाएगी, 281 282 अर्निंग्स तो हमारी बढ़ी जाएंगी।
अब क्वेश्चन ये है कि पी रेशियो आज जो 17.24 चल रही है वो ठीक है या नहीं है। तो क्या करते हैं उसके लिए, देखते हैं कि हिस्टोरिकली मेटल इंडेक्स, ये रहा मेटल, इसकी हाईएस्ट 2009 2010 में कितनी गई है। अगर मैं यहां देखूं तो ये 25 तक गई है, उससे भी ऊपर गई होगी, एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारी शायद 25 के आसपास, 26 के आसपास गई होगी। लेटेस्ट चेक, ये 26.21। और जो लोएस्ट है वो कितनी गई है, लोएस्ट अगर मैं इसको ये वाले चीजों को छोड़ दूं, ये टू लीमन क्राइसिस वगैरह, तो ये लोएस्ट जो है वो ये गई है हमारी 9.4 समथिंग पे, इधर 9 पे गई है। और ऊपर जो है वो गई है हमारी 27.41 के आसपास। 27 ऊपर, 9 नीचे। और ये वाले जो ऊपर गए हैं उसको मैं इग्नोर कर रहा हूं, 44 45। क्यों इग्नोर कर रहा हूं, वापस सोचिए, उस टाइम की अर्निंग एनालिसिस करते हैं। ये कौन सा पीरियड चल रहा है हमारा, 17 की बात चल रही है। तो 17 में क्या पी बड़ी थी, प्राइस बड़ा था, या अर्निंग गिर गई थी। तो ये देखिए 136 से, सॉरी यहाँ पे मेटल में 17 में 16 17 में हमारी यहाँ पे अर्निंग 67 आ गई थी। उसके वजह से फरवरी 2017 का डेटा था। तो क्योंकि अर्निंग गिर गई थी इसलिए पी क्या दिख रही थी, ज्यादा दिख रही थी। तो मैंने बोला ऐसा करते हैं, उस वाले जो बड़ा वाला 44 वगैरह था उसको तो हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हम ये तो बोल ही सकते हैं कि कहीं कहीं कुछ नहीं तो 26 27 ऑन द हायर साइड, 9 ऑन द लोअर साइड ले लेता हूं। अगर मैं 9 ऑन द लोअर साइड भी ले लेता हूं तो वापस जाते हैं अपने शीट पे और देखते हैं कि अगर हाई जो है वो 26 27 का है और लो जो है वो 9 का है, तो इसका 35, और इसको अगर मैं डिवाइडेड बाय 2 करूं, इसको अगर मैं डिवाइडेड बाय 2 करूं तो ये एवरेज जो है वो कितनी आती है, 17.5। और एवरेज कितनी चल रही है, 17.24। तो मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मेटल की पी तो एवरेज ही चल रही है लेकिन अर्निंग बहुत लो चल रही है। अगर अगले साल पी रेशियो 17 की 17 ही रहे, ये ना बढ़े, लेकिन अर्निंग 282 हो जाए अचानक से, तो प्राइस क्या हो जाएगा, 17 इंटू 282। तो यहां पर हमको लगता है यहां पर मार्केट थोड़ी सी 4794 पे है और चल रही है मार्केट 3161। तो मेटल थोड़ा सा हल्का सा लगता है चीप है। अच्छा, मेटल लेंगे कैसे, मेटल का कोई इंडेक्स फंड नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेटल सेगमेंट में जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एनएससी की साइट पे आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेक कर सकते हैं। और वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेक करके आप पता कर सकते हैं कौन सा, जैसे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, हिंडाल्को, उसी रेशियो में आप पूरी बास्केट खरीदने की बात कर सकते हैं। बट यस, आज अगर मेरे पास 100 रुपए होते तो हमने देखा निफ्टी भी बहुत सस्ता तो है नहीं, तो शायद मैं आज 100 रुपए में से अगर मैं सेक्टर्स के बारे में भी सोच रहा होता तो मैं 30-40 रुपीज तो स्टॉक मार्केट में डाल देता और 60-70 रुपीज में डेट में डाल देता। 40 कर लेते हैं और 60 में डेट में डाल देता। 60 रुपीज से मैं क्या करता, एसटीपी, ये आगे वाली वीडियोस में बहुत आएगा, जो पैसा है हर महीने ट्रांसफर करते जाइए ताकि ऐसा ना हो 60 के 60 डेट में ही रह जाए। तो एटलीस्ट पैसा ट्रांसफर करते रहिए कि डेट में पैसा कम होते जाए। डेट में अगर आपका 1 लाख रुपए पड़ा है तो 1 लाख रुपए के ऊपर 1200 से 1500 रुपए हर महीने ट्रांसफर करिए, जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। ये आगे वाली वीडियोस में आपको समझ पड़ जाएगा, स्पेशली जब आप डेट फंड्स करेंगे तो वहां पे हमने सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान की बात की होगी। लेकिन 40 रुपए में डाल देता आज स्टॉक मार्केट में, 40 में से शायद मैं 30 रुपए निफ्टी में ही रखता, 5 रुपए में इंफ्रा ले लेता। इंफ्रा के लिए मेरे पास इंफ्रा बीज नाम की ईटीएफ है इंफ्रा बीज का, तो वो ले लेता और 5 रुपए में मेटल में डाल देता। मेटल के लिए मैं अलग अलग वो स्टॉक्स ले रहा होता, वो उसको रेप्लिकेट करने के लिए। आप इसको 25 7.5 ले सकते हैं, वो आप अपनी तरफ से देख सकते हैं। मैं 5 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मेरे को ये आप जब इंडिविजुअल स्टॉक्स करेंगे तो आपको समझ पड़ेगा कि हमको एफएमसीजी ज्यादा अच्छा क्यों लगता है एज कंपेयर टू मेटल या एज कंपेयर टू इंफ्रा। किनमें केपेक्स कम होता है, मार्जिन ज्यादा होते हैं, ब्रांड होता है, मोट होता है, ये सब चीजें आप सीखेंगे आगे। लेकिन मैंने आज बताया कि जनरली देखा जाए तो इंफ्रा और मेटल थोड़ा बहुत सस्ता लगता है, एनर्जी ठीक ठाक लगता है, बाकी कोई ऐसा ह्यूमंगस डिस्काउंट पे नहीं मिल लगता। और नेचुरली ह्यूमंगस डिस्काउंट हो ही नहीं सकता, जब मार्केट की पी रेशियो ज्यादा हो, निफ्टी की ज्यादा हो, तो अधिकतर सब कुछ उसके साथ बढ़ रहा होगा। बट इस टाइम पे लोगों का मेटल और इंफ्रा पे फोकस कम है, ऐसा दिखता है, और यहाँ पे हल्का सा एक चांस लिया जा सकता है। लेकिन ये पैसा जो हम चांस लेंगे वो किसमें होगा, ये जो हमने 100 रुपीज को 40-60 में डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का पैसा है।
लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स, सिप चल रही है। जो 5 साल के अंदर है, याद रखिए हमने फ्रेमवर्क बनाया, चेक करिए, जो 5 साल के अंदर खर्चा होने वाला है वो तो डेट में रखना है। इंपॉर्टेंट गोल 10 साल के दूर, उसके लिए एसआईपी चल रही है। जो वेल्थ में एक्सपेंशन का पैसा बचता है उस 100 को मैं आज डिवाइड कर रहा होता तो 40-60, लेकिन 60 डेट में ना रह जाए तो मैं नंबर चेंज कर लेता हूं, एक और आइडिया दे देता हूं। समझिए मेरे पास वेल्थ में एक्सपेंशन का 10 लाख होता तो 4 लाख रुपए में आज इन्वेस्ट कर देता। उसमें से मान लेते हैं मैंने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए निफ्टी में, 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए मैंने इंफ्रा में, 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए मैंने से मेटल में, और 6 लाख रुपए मैंने डाल दिए, 6 लाख रुपीस मैंने डाल दिया अपने डेट फंड में। ये डेट फंड आप आगे सीखेंगे तो डेट फंड की बात करिएगा। और 6 लाख रुपए में से हर लाख के ऊपर से 1500 रुपए, तो 6 लाख इंटू 1500, 6 लाख इंटू 1500 मतलब 9,000 रुपए। 9,000 रुपए में हर महीने पर मंथ यहां से एसटीपी कर देता टू निफ्टी। मतलब डेट में से हर महीने 9,000 निकलेंगे, हर महीने निकलते रहेंगे, ताकि डेट का पैसा कम होते जाए और स्टॉक मार्केट में पैसा जाते जाए। क्योंकि अगर तो मार्केट बीच में गिर गई नेक्स्ट 5-6 साल में तो ये 6 लाख में से कुछ बचा होगा तो उसको पूरा डाल देंगे, और अगर बाई चांस मार्केट नहीं गिरी तो एटलीस्ट ये पूरा 6 लाख 5-6 साल में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको ये समझा रही होगी कि सेक्टर्स को कैसे देखते हैं डिटेल में। तो मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं सेक्टर्स को, हर पिछले जो सेक्टर मैंने चूज किए हैं उनकी मैं अर्निंग और पी देखूं और आपको समझाऊं कि मैंने क्यों लिया था, और आज इंफ्रा और मेटल हमको रिलेटिवली क्यों सस्ते लगते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम बहुत बड़ा एक्सपोजर क्यों नहीं ले रहे, वो भी मैंने बताया कि मेटल, इंफ्रा, फॉर दैट मैटर हम कभी ऑटो के बारे में भी बात करते हैं। ये आप आगे सीखने वाले हैं इंडिविजुअल स्टॉक जब करेंगे कि इनमें ये डिफिकल्ट टू डू बिजनेसेस हैं, केपेक्स करना पड़ता है, बार बार पैसा जा रहा होता है। एक गाड़ी अच्छी बन गई तो ठीक है, नहीं बनी तो जितना पैसा गया वो वेस्ट हो जाएगा। तो वो सब अलग अलग इश्यूज होते हैं, वो इंडिविजुअल स्टॉक में आप सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच, आई होप इसने कुछ सेक्टर रोटेशन में वैल्यू ऐड की होगी।